वाह, क्या आईपीओ है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए नेफ्रो हेल्थ के मैनेजमेंट मौजूद है, जिनके आईपीओ खुलने वाले हैं और उनकी मैनेजमेंट से तो हम चर्चा करेंगे ही। दोनों मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले कुछ बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आईपीओ 10 तारीख से खुलेगा, 12 दिसंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा, 10 से लेके 12 के बीच में। इश्यू प्राइस ₹438 से लेके ₹460 पर शेयर के दाम पर ये इश्यू प्राइस आएगा। करीब-करीब 871 करोड़ रुपए का टोटल आईपीओ साइज़ है। 353 करोड़ रुपए इसमें फ्रेश इश्यू है और करीब-करीब 518 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें ओएफएस रहेगा। आईपीओ का जो मतलब रकम का इस्तेमाल तो गोइंग फॉरवर्ड हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे ही, लेकिन हमारे जो कंपनी है ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड टू एंड डायलिसिस केयर और वाइड नेटवर्क प्रोवाइड कराती है क्लिनिक्स के थ्रू भी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद है। हमारे साथ श्री रोहित जी हैं और साथ-साथ कंपनी के बाकी मैनेजमेंट भी मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रोहित सर नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, विक्रम सर हमारे साथ मौजूद हैं और जिनसे हम चर्चा करेंगे, चेयरमैन एंड एमडी हैं कंपनी के। विक्रम सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो कंपनी के बेसिक बिज़नेस को लेकर ही एक राय जानना चाहूँगा मैं आपसे। आप कैसे रीड कर रहे हो? मतलब कैसा ये कंपनी करती क्या है? क्या बिज़नेस है? क्या डिटेल है? आप ही हमें बताइए। तो सबसे पहले नमस्कार और हमें शो पे आने के लिए इनविटेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारी कंपनी ऑपरेट करती है ब्रांड नेफ्रो प्लस। कंपनी का नाम है नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड और हम आईपीओ की तरफ जा रहे हैं। ये कंपनी 15 साल पहले स्टार्ट हुई थी एज अ प्योर प्ले डायलिसिस कंपनी, को फाउंडेड बाय अ डायलिसिस पेशेंट कमल शाह, जो डायलिसिस में खुद हैं पिछले 28 साल से। उन्होंने और विक्रम ने मिलके, विक्रम यूएसए में काम करते थे मैकेंजी के अंदर, एंड वो दोनों अपनी वहां पे ग्रीन कार्ड नौकरी छोड़ के इंडिया वापस आए, कमल से मिले और रियलाइज किया कि इंडिया के अंदर डायलिसिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की सख्त जरूरत है। ऐसी कोई कंपनी जो इस डायलिसिस सर्विस को एक स्केल पे, एक बड़े ही लार्ज एरिया में और कंट्री के हर शहर के अंदर इस सर्विस को प्रोवाइड कर सके। वहां से नेफ्रो प्लस का स्टार्ट हुआ था। और इस बात को अब हम फास्ट फॉरवर्ड करें 15 साल आगे, तो नेफ्रो प्लस आज 5 देशों में काम करती है। इंडिया में हम लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोवाइडर हैं। हमारा इंडिया की मार्केट साइज का 10% मार्केट साइज हमारे पास है। मतलब हम ऑर्गेनाइज मार्केट के 50% है और इंडिया में ऑर्गेनाइज मार्केट ऑफ डायलिसिस 20% पे है, होती है टोटल मार्केट साइज का। हेंस इंडिया का मार्केट साइज हमारा 10% से ऊपर है। और हम इंडिया के अलावा फिलीपींस, उज्बेकिस्तान एंड नेपाल में काम करते हैं। सऊदी अरेबिया में हमने एक जॉइंट वेंचर किया है एक कुछ समय पहले, और वो फ्यूचर में उसके आगे काम चलेगा। सो नेफ्रो प्लस इज अ प्योर प्ले डायलिसिस कंपनी जो एक केस सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है, एंड नाउ वी आर द लार्जेस्ट इन एशिया एज अ डायलिसिस नेटवर्क। हुँ। तो पहले तो रोहित सर माफ़ी वो विक्रम सर के गलत डेज़िग्नेशन को बोलने के लिए। लेकिन रोहित सर 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि ये कंपनी जो सेगमेंट में है, ये आम आदमी की ईज़िली समझ में आने वाली चीज़ नहीं है कि आम आदमी के हिसाब से सोचें, तो या तो आप हॉस्पिटल में होते हो या डायग्नोस्टिक में होते हो या आप लैब बिज़नेस में होते हो। सो यहाँ पर कुछ हाइब्रिड सा सिस्टम समझ में आ रहा है। तो क्या हम मतलब क्योंकि डायलिसिस की मार्केट कितनी बड़ी है, ये आप ज़्यादा बेहतर समझा पाओगे। तो ये किस तरह की पूरी मार्केट है? किस तरह से इस निश सेगमेंट को आपने आइडेंटिफ़ाई किया और कैसे इसको फर्दर पेनिट्रेट करते हुए आप देख रहे हो मार्केट्स में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आई थिंक इसके लिए हमें डायलिसिस को समझना जरूरी है और फिर समझना जरूरी है कि कैसे ये सर्विसेज इवॉल्व हुई है और ये आगे कहाँ जा सकती है। सो डायलिसिस एक सर्विस है। जब आदमी की किडनियां खराब हो जाती हैं तो उस किडनी फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए ये ट्रीटमेंट, डायलिसिस ट्रीटमेंट कोई क्योर नहीं है। ये सिर्फ डायलिसिस के फंक्शन को रिप्लेस करती है और एक डायलिसिस ट्रीटमेंट 4 घंटे चलती है। तो किसी भी इंसान को जिसकी किडनी फेल हो चुकी हैं, उसको डायलिसिस क्लिनिक में हफ्ते में 2 से 3 बार, आइडियली 3 बार आना पड़ता है
और हर बार ये ट्रीटमेंट 4 घंटे के लिए चलती है। सो ये इसका ट्रीटमेंट का मॉडल है। और हमने ये जो 15 साल पहले कंपनी स्टार्ट करी थी, हमने स्टार्ट करी थी एज अ स्टैंड अलोन डायलिसिस कंपनी। मतलब कि हम अस्पताल से बाहर अपना ही एक स्टैंड अलोन सेंटर स्टार्ट करा था, जहाँ पे लोग आ सकते हैं और डायलिसिस कर सकते हैं। एंड अगर यही चीज को हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, तो 80% से ऊपर डायलिसिस सेंटर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टैंड अलोन सेंटर्स होते हैं। मतलब वो अस्पताल से बाहर होते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल के अंदर इनहेरेंट कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे क्रॉस इन्फेक्शन रिस्क, और हॉस्पिटल आर नॉट वेरी क्लोज टू पेशेंट्स हाउस, जिससे उनका ट्रैवल टाइम कम हो जाए। सो 80% ऑफ द डायलिसिस सेंटर्स वर्ल्ड ओवर आर आउटसाइड हॉस्पिटल्स। पर इंडिया में सिंस ये सर्विस नई थी और कुछ ही जगह पे अवेलेबल थी, एंड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी के डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड थे, जो बड़े अस्पतालों में ही काम करते थे। तो इसीलिए ये सर्विस धीरे धीरे बड़े अस्पतालों के अंदर से ही स्टार्ट हुई। पर जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे डायग्नोस्टिक्स हो रहा है, और हमें सबको पता है कि कैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ये दो सबसे बड़े कारण हैं जो किडनी फेलियर में रिजल्ट करते हैं। तो जैसे जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन बढ़ रहे हैं, किडनी फेलियर्स बढ़ रहे हैं, किडनी फेलियर्स बढ़ रहे हैं, तो ये डायलिसिस की डिमांड बढ़ रही है। डायलिसिस की डिमांड बढ़ रही है, तो हमें इसको एक्सपैंड करने के लिए हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करना पड़ा। और 8 साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि नेशनल डायलिसिस मिशन करके, जहाँ पे वो हर चाहते थे कि हर स्टेट के अंदर डायलिसिस का एक्सेस बढ़ाया जाए। तो इंडिविजुअल स्टेट्स ने फिर अपने पीपीपी प्रोजेक्ट्स निकाले। तो हमें जो समझ आ रहा था, जो हमें जो जो हमें लग रहा था कि हमारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स के को सपोर्ट करता है, हमने उस स्टेट्स में पार्टिसिपेट किया और वहां पे हमने पीपीपी प्रोजेक्ट किया। आज हम 4 स्टेट्स में पीपीपी कर रहे हैं: कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिसाइड्स फ्यू विद इंडियन रेलवेज एंड अदर स्मॉल गवर्नमेंट्स। तो हमने इन स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट के साथ पीपीपी करके बढ़ाया। 10 साल पहले हमने 2 स्टैंड अलोन स्टार्ट करे थे। फिर जैसे ही जैसे हमने देखा कि इंडिया भी स्टैंड अलोन के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट, बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी का जो इकोसिस्टम है वो तैयार नहीं था, तो हमने हॉस्पिटल्स के अंदर डायलिसिस सेंटर्स खोलने स्टार्ट करे, जिसको हम कैप्टिव यूनिट बोलते हैं। उसको हमने स्केल अप किया। सरकार ने जब इसको स्टार्ट करना चाहा, हमने उसको स्केल अप किया। तो इसीलिए अभी नेफ्रो प्लस के मॉडल तीनों जगह चलते हैं। हम स्टैंड अलोन सेंटर्स भी चलाते हैं, हम कैप्टिव भी चलाते हैं अस्पताल के अंदर, और हम पीपीपी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके भी डायलिसिस को प्रोवाइड करते हैं। तो हेंस ये सर्विस हम इन तीनों सेगमेंट्स में और तीनों तरीके से प्रोवाइड करते हैं। शांति ओके, और तो गोयनका हाँ साहब, नहीं, एक सवाल अब आपसे और होगा, क्योंकि कंपनी के नंबर्स में देख रहा था, कंपनी 2 साल पहले नेट प्रॉफिट फ्रंट पर लॉस में थी, और 2 साल में वो कंपनी टर्न अराउंड होकर प्रॉफिट में आ गई, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट में आ गई। लेकिन ठीक है, वो नेट प्रॉफिट है करेक्ट। कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का तब भी था, आज भी है, और तब भी वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। तो क्या जो बड़े और नए सेंटर आप खोल रहे थे, इसकी वजह से कंपनी की बॉटम लाइन पे डैमेज आ रहा था? एक पार्ट। दूसरा, अभी क्योंकि कंसिस्टेंटली इबिटा प्रॉफिट हो आप, तो ये इबिटा प्रॉफिट का नंबर बॉटम लाइन में उस समय क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था, और अभी क्या ग्रोथ की प्रोजेक्शन आप लेके चल रहे हो? क्योंकि आपकी ऐसी मार्केट है, ये मार्केट ना हॉस्पिटल को रिफ्लेक्ट कर सकती है ना डायग्नोस्टिक को, सो एक नई तरह की मार्केट है, तो इसकी ग्रोथ प्रोजेक्शन आप कैसे लेके चल रहे हो? तो अगर आप देखो तो नेफ्रो प्लस एज अ कंपनी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिट, ग्रोथ और रिटर्न के मामले में। अगर आप 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो 38% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। अगर एबिटा ग्रोथ देखो तो 85% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। अगर आप पैट मार्जिन देखो तो 3% से 10% पैट मार्जिन हुआ है। हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.4% था FY23 में, अभी हाफ ईयर रिजल्ट के हिसाब से 24% हुआ है। सो कंपनी हैज अ वेरी प्रेडिक्टेबल ग्रोथ पिछले 3 सालों से। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज अंडरलाइंग जो बिजनेस है डायलिसिस, ये बहुत प्रेडिक्टेबल बिजनेस है। एक पेशेंट को हफ्ते में 3 बार आना पड़ता है, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए 2 से 3 बार हर हफ्ते आना पड़ता है। तो बिकॉज बिजनेस इतना प्रेडिक्टेबल है, देयरफॉर द ग्रोथ प्रॉफिट आर आल्सो वेरी प्रेडिक्टेबल। बट डायलिसिस बिजनेस में एक चीज और है, बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज्यादा है। कोई भी आके डायलिसिस करके प्रॉफिट नहीं बना सकता है। हम लोगों को 10 साल लगे एबिटा पॉजिटिव बनने में, 13 साल लगे पैट पॉजिटिव बनने में।
बट वंस इस बिजनेस में जब आपके पास स्केल आ जाए, हम लोग 1 सिटी से चालू करे, 10 सिटी पे गए, 100 सिटी पे गए, आज 300 सिटीज में है, 500 क्लिनिक है। जब आपके पास वो क्रिटिकल स्केल आ जाता है तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, आपके जो कॉस्ट है, नेटवर्क लेवल के कॉस्ट, वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो इस कंपनी के लिए वो क्रिटिकल पॉइंट, दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया 3 साल पहले, जब से हम प्रॉफिट करना चालू करें। और हम हमारी ट्रेजेक्टरी 30% रेवेन्यू ग्रोथ, 85% केगर ऑफ एबिडा और प्रॉफिट और रोसी, ऑल दिस मार्जिन्स हैव बीन ग्रोइंग वेरी वेल। एक और चीज हुई नेफ्रो प्लस में, हमने 5 साल पहले इंटरनेशनल ग्रोथ करना चालू किया। जब हमें पता चला कि वी कैन स्केल विथ वेरी हाई क्वालिटी अक्रॉस इंडिया, तो वी स्टार्टेड ग्रोइंग इंटरनेशनली। हमने फिलीपींस में हमारा ऑपरेशन खोला, हमने उज्बेकिस्तान में हमारा ऑपरेशन खोला, नेपाल में हमारा ऑपरेशन खोला, और इंटरनेशनल में हमारे मार्जिन्स इंडिया से ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में $22 पे हमको डायलिसिस करना पड़ता है, जबकि फिलीपींस और अदर मार्केट में द प्राइस आर 4 or 5 टाइम्स हायर देन इंडिया। तो उसके वजह से पिछले 3 साल से हमारा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है और मार्जिन इंप्रूव हुआ है बहुत सारा। तो रोहित सर, दो चीजें बताना। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में रियलाइजेशन तो अच्छा है, जो कि प्रशांत सर बता भी रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो मार्केट्स मैं ट्रैक कर रहा हूं, जो आपके मैंने देखे, वो मार्केट्स में मेजरली वो एरियाज को आपने पहले आइडेंटिफाई किया है जहां से पेशेंट इंडिया में नहीं आते हैं। जैसे आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड देखो तो यूएस के पेशेंट इंडिया में सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि उनका डॉलर रियलाइजेशन बेटर होता है हमारे लिए। सो आपने नेपाल, फिलीपाइंस ऐसी मार्केट को आइडेंटिफाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ रियलाइजेशन आपको अच्छा आएगा, एक पार्ट। दूसरा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट का रेशियो क्या है बिजनेस में, कितना वहां से उठाते हो, कितना यहां से उठाते हो? और तीसरा, आप इंडिया की ऑर्गेनाइज डायलिसिस मार्केट का 10% मार्केट शेयर कमांड करते हो। ये एक बड़ा नंबर है ऑर्गेनाइज मार्केट के हिसाब से। सो ये मार्केट शेयर को आप गोइंग फॉरवर्ड कहां लेके जाने के लिए सोच रहे हो? तो ग्रेट क्वेश्चन सुमित, मैं इसको थर्ड रिवर्स ऑर्डर से आंसर करता हूँ, फिर मैं इंटरनेशनल में जाता हूँ, पहले इंडिया को कवर करके। सो हम 10% टोटल डायलिसिस मार्केट का कमांड करते हैं, ऑर्गेनाइज मार्केट का 50% कमांड करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइज मार्केट 20% है इंडिया की टोटल मार्केट की। हाँ, सो ऑब्वियसली ये हमें यहाँ पे 15 साल लगे हैं यहाँ आने में, और ये जो इंडिया का जो हमारा स्केल एडवांटेज है, इंडिया का ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जो मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट है। हाँ, जैसे प्रशांत ने अभी बोला कि इंडिया में हम $22 एवरेज की अगर बातें करें काम करते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर सकती है, इतनी हाई क्वालिटी क्लिनिकल सर्विस को प्रोवाइड करके, वो दूसरे देशों में जाके उसका रिटर्न प्रोफाइल ऑब्वियसली इससे बेटर हो जाता है। सो इन इंडिया ये हमारा कोर है, ये हमारा ग्रोथ इंजन है, और हम जो भी इंडिया से बाहर कर पा रहे हैं वो इंडिया की वजह से कर पा रहे हैं। सो इंडिया में हम जहाँ हैं, हम इस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे ईयर ऑन ईयर। सो ये जो मोमेंटम आपने देखा है और ये जो आपने प्रोग्रेस देखी है, ये कंटिन्यू ही करेगी एज एज लीडरशिप। हमारे इंटेंशन यही रहेगी। सो इंडिया, दैट इज द प्लान दैट वी वांट टू लुक एट। नाउ लुक गेटिंग इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जहां आपने कहा कि हमने ये मार्केट्स क्यों आइडेंटिफाई करी जो नॉन डॉलर या जो इंडिया से ज्यादा पेशेंट नहीं आते। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लिए है कि डायलिसिस पेशेंट ट्रैवल नहीं करते हैं। तो जो जो मेडिकल टूरिज्म होता है वो एपिसोडिक किसी सर्जरी के लिए होता है कि भाई मैं एक बार आया, ट्रीटमेंट करवा के वापस चला गया। और डायलिसिस होता है लाइफ में। ये जब तक आदमी की अगर किडनीज खराब हो गई हैं, अगर उनको ट्रांसप्लांट नहीं मिलता तो उनको डायलिसिस पे ही रहना पड़ेगा परमानेंटली। सो इसीलिए मेडिकल टूरिज्म डायलिसिस के अंदर टिपिकली नहीं होता। सो हम जिस भी मार्केट में जाएंगे, हमें वहां जाना पड़ेगा कि उस मार्केट का स्कोप क्या है, उस कंट्री में स्कोप कितना है। सो हेंस हम उसके उस पर जाएंगे। तो इंडिया में हम काम करते थे, लॉजिकल फर्स्ट एक्सपेंशन वाज नेपाल। उसके बाद हम साउथ ईस्ट एशिया में देख रहे थे, बिकॉज ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर हम किसी मार्केट में जा रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एक अच्छा स्केल अचीव करने की। तो वो स्केल अचीव होता है कि पॉपुलेशन उसकी कैसी हो, उसके साथ रिपैट्रिएशन रिस्क ना हो, और उसका प्राइस पॉइंट क्या हो। हाँ, तो अगर हम जब साउथ ईस्ट एशिया हमने देखना शुरू किया तो इंडोनेशिया और फिलीपींस हमारी टॉप प्रायोरिटी में आए थे उस समय पे। और हमें फिलीपींस में एक एक्विजिशन का मौका मिला, जिससे हमने 6 क्लिनिक एक्वायर करके हम मार्केट के अंदर एंटर हुए 5 साल पहले। अब धीरे धीरे वहां पे जब हमने वहां समझा काम कैसे होता है, उसे स्केल अप करते करते
आज हम उस देश के अंदर थर्ड लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोवाइडर है और हम 42 डायलिसिस क्लिनिक्स चलाते हैं। उसी तरीके से उज्बेकिस्तान में पीपीपी प्रोजेक्ट आया था जहाँ पे गवर्नमेंट डायलिसिस प्रोवाइड करना चाह रही है। एंड यही ब्यूटी है जो मैं आपको बता रहा था इंडिया बेस की, कि इंडिया के अंदर हमने एक्विजिशन किया 2018 में, पीपीपी प्रोजेक्ट्स करे गवर्नमेंट के साथ, सेंटर बाय सेंटर रोल अप करे। तो ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये हम इसको दूसरे देशों में लेके जाते हैं और वहाँ पे वी रियलाइज बेटर रिजल्ट्स। तो उज्बेकिस्तान में जब पीपीपी प्रोजेक्ट आया, हम यहाँ पे ऑलरेडी काफी सरकारों के साथ काम करते थे, वी न्यू हाउ दिस मॉडल वर्क्स, हमें अच्छे से आता था, हमने मॉडल में पार्टिसिपेट किया एंड उसको हमने ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, हमारे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेयर हैं, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 4, और हमने पार्टिसिपेट किया था। हम 4 के बीच में एक इंडियन कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को जीता, रिकॉर्ड टाइम में एग्जीक्यूट किया, और आज की डेट में वो काफी हमारा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट तो है ही है। इवन द गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी विद अस, और हमने वहां पे मोर्टेलिटी और क्रॉस इन्फेक्शन को भी 32% नीचे लेकर आए हैं। सो लार्जली द कंप्लीट इकोसिस्टम को बेनिफिट मिला है हमारे वहां जाने से। तो आपका सवाल का जवाब देते हुए, हम उन देशों में जाते हैं जहां पे हम अपने नेटवर्क को बढ़ा सकें, जहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो ग्रो करने की, और जहां पे ईज ऑफ डूइंग डायलिसिस बिजनेस हो, जहां पे अनमेट मार्केट हो, जहां पे डिमांड सप्लाई मिसमैच हो, वहां पे हम प्रेफर करते हैं एज ऑफ नाउ। ओके, मतलब समय का अभाव है, वरना रोहित सर आपसे और प्रशांत सर आपसे दोनों से और बात करता है, क्योंकि आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है और समझने के लिए बहुत कुछ है। एक बार फिर से रोहित सर आपको भी और प्रशांत जी आप दोनों को ही शुभकामनाएं। इतनी मेहनत करके आप लोग यहाँ तक पहुंचे और अब बहुत समय आ रहा है जब आपका आईपीओ आ रहा है। बस आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव में शेयर ऊपर नीचे जाता है, आपका रहना सही सलामत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग से आगे मुलाकात होगी कभी लिस्टिंग के बाद। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के बहुत लिए और बहुत कार्यक्रम शुक्रिया। का थैंक हिस्सा यू सुमित बनने जी, के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग और आपके आईपीओ को लेकर भी। अब रचित सर के पास चलते हैं। रचित सर, बहुत कुछ था बात करने के लिए, इससे समय थोड़ा ज्यादा निकल गया, भावनाओं में मैं बह के। क्या सुना आपने, क्या लग रहा है आपको आईपीओ सुनकर? नहीं सर, मैं पढ़ भी रहा था इनके बारे में, एंड वेरी फ्रैंकली आई वाजंट अवेयर। मतलब ये जब आपने, मैं पहले तो बहुत बेसिक सुन रहा था, फिर आपने बोला कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक के बीच में, जब मैंने कहा ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, एंड देन आई रियलाइज कि हाँ ऐसा भी कुछ है। मतलब मैं इसको ऐसे नहीं पोर्ट्रे करना चाहूंगा, बट हाँ अभी तक मेरा पाला नहीं पड़ पाया है डायलिसिस से इतना क्लोजली ना, सो आई वाजंट अवेयर कि ऐसे सेंटर्स खुल गए। और कुछ कुछ रिलेटिव्स के बारे में सर सुनते हैं तो ये पता लगता है हाउ पेनफुल इट इज फॉर देम टू गो टू दी हॉस्पिटल, और इन्फेक्शन के जो चांसेस, जो इन्होंने पॉइंट बोला, ये एक बहुत रीजनेबल पॉइंट है। जिस तरीके से इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस है, ये भी एक रिमार्केबल चीज है। मतलब बहुत एक नई चीज पता लगी इस पर्टिकुलर आईपीओ के थ्रू कि ऐसे बिजनेस मॉडल्स भी अब सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, विच वॉज क्वाइट अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस।